नमस्कार रेल साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर BR क्लासेस फॉर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। तो आज की इस वीडियो में जो हमारे से सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनकी भेद मांग को देखते हुए हमने यहाँ लिया है जेई इंटरमीडिएट IMQ कोटा 25 CNW के लिए जेई इंटरमीडिएट का पेपर लिया है और ये पेपर भेजा है श्री मुकेश कुमार जी मीणा ने, जो कि रायपुर डिवीजन में टेक्नीशियन 3rd के पद पर कार्यरत हैं और वो जेई की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने BR क्लासेस को जेई का पेपर ये शेयर किया है। और ये जो पेपर है ये आपके 19/6/2021 का है और उन्होंने आग्रह किया है कि सर प्लीज़ इस पेपर को सोल्व करें। और काफ़ी दिनों से जेई इंटरमीडिएट के लिए जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके लिए कि सर जेई का पेपर सोल्व कराया जाए, तो उनकी भेद मांग को देखते हुए हमने इस पेपर को स्थान दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इस पेपर में। तो ये किसी के आग्रह पे सोल्व किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर है वो पद जूनियर इंजीनियर के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए है, ये जेई के लिए है। और इसका जो परीक्षा लेवल है वो 6 है, 35,400 जो आपके WLI का होता है। 25% IUMQ कोटा का है, इंटरमीडिएट कोटा। और ये आपके डिपार्टमेंटल कोटा है CNW के लिए है, जो कि रायपुर मंडल के लिए है। और रायपुर मंडल में कार्यरत श्री मुकेश कुमार जी मीणा जो टेक्नीशियन 3rd है, उन्होंने ये पेपर BR क्लासेस को शेयर किया है। तो ये साथियों 1 साल पुराना पेपर है लगभग, क्योंकि अब जुलाई चल रहा है तो ये साल भर पुराना पेपर है। तो चलिए कोई बात नहीं, साल भर पुराना है, ज़्यादा नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। और जो अपने जो चैनल से सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं जेई के, चाहे वो रैंकर कोटा के हों, चाहे जेई के हों, या जो ग्रुप बी अधिकारी हैं, AWM हैं, उनको रैंकर कोटा, इंटरमीडिएट कोटा, और जो ग्रुप बी अधिकारी हैं जो टेक्निकल से संबंधित जिनको जानकारी रखनी है या टेक्निकल से संबंधित जिनको जानकारी, उनके लिए ये बेहद और काफ़ी लाभदायक होगा। और मुकेश जी ने इसके लिए आग्रह किया है। तो चलिए, समय इसका 2 घंटा है और इसका जो टाइमिंग था वो 10 से 12 था, 2 घंटा। इंस्ट्रक्शन अपन देख लेते हैं इसमें। कृपया निर्देश तथा प्रश्न को उत्तर देने के पहले ध्यान पूर्वक पढ़ लें। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। आंसर एनी 100 of questions. 10 question optional will be on Rajbhasha. If any candidate answer more than 100, the first 100 attempted question will be count. All objective type questions carry equal mark, one marks each. Or in case of discrepancy, mismatch in Hindi and English version will remain stand good. And there is negative marking 1/3 of mark allotted for each question will be deducted for every wrong answer. It will be responsibility of the candidate to indicate the correct question number including sub question member and part number if any, and no marks will be awarded for answers without the correct question number. जो इंस्ट्रक्शन नंबर 7 है वो भी देख लेते हैं। आंसर शुड बी गिवन ओनली बॉल पेन, ब्लू और ब्लैक लिंक इन सिंगल कलर, अदरवाइज आंसर शीट विल नॉट इवेल्युएटेड एंड दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। 8 नंबर है, while answering objective type questions no correction in the answer is allowed. In case of any correction is made, that answer shall not be evaluated at all. और लास्ट है आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 9 है, कैंडिडेट शुड नॉट राइट हिज हर नेम, रोल नंबर, पैलेस ऑफ वर्किंग और एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क। फेलियर टू ऑब्जर्व द इंस्ट्रक्शन में रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये है वही सारे नियम है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है
और राइटिंग शुद्धिकरण ये आप नहीं कर सकते, एक बार जो उत्तर भर दिया, और दोनों अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्जन में है। और पेज फंसने पर अंग्रेजी, यानी कि जब कोई प्रश्न का पेज फंसता है, विवादित है, तो उसको अंग्रेजी वर्जन को मान्यता दी जाएगी। लगभग ये सभी एग्जामों में यही निर्देश रहते हैं। तो चलिए हम जो प्रश्न नंबर है वहाँ पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, पैसेंजर कोचिंग स्टॉक का स्टैंडर्ड व्हील गेज क्या है? द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो 16 mm बनेगा। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टेट, योर आंसर इज ऑप्शन डी 1600 mm। अब इसमें जो डिफरेंस होता है, इसमें जो अपन जिसको अपन अंतराल बोलते हैं, जिसको क्लियरेंस फिट बोलते हैं, वो आपके 1600 यानी +2 और -1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछा है वो आपका 1600 mm हो जाएगा। लेकिन यदि वो पूछता मैक्सिमम स्टैंडर्ड मैक्सिमम व्हील गेज क्या है, तो इसमें 2+ का वो मैक्सिमम है, -1 का है, तो मैक्सिमम आपके हो जाता 1602 mm। मैक्सिमम जो हो जाता वो हो जाता 1600 mm, और मिनिमम हो जाता वो आपके -1 है, तो 1599। तो यहाँ पे जो कोचिंग स्टॉक का स्टैंडर्ड व्हील गेज है वो स्टैंडर्ड व्हील गेज 1600 होता है, लेकिन इसमें जो अंतराल होता है, क्लियरेंस जो होता है वो +2 और -1 होता है। इसलिए अधिकतम जो होगा वो 1602 हो जाएगा और मिनिमम जो होगा वो 1599 में mm होगा। इतना आप समझते ही हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ जो स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 1600 mm। अगर वो यहीं पे ये पूछता कि मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम के लिए 1602 mm हो जाते, और यदि यहीं पे वो पूछता मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 1599 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न की जगह आपके 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ जो व्हील गेज होता है स्टैंडर्ड वो 1600 होता है, ये आप समझते हैं, और बहुत अच्छी तरह से मेंशन होता है। इसमें +2 का मैक्सिमम है और -1 है। जो क्लियरेंस जो 1600 हो जाएगा मैक्सिमम, माइनस में 95। तो ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एंड रेल कोच फैक्ट्री, ये आईसीएफ है आपके, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आपके चेन्नई में, और आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री है आपके कपूरथला में, जो कि पंजाब में है। तो कोच की कुल चौड़ाई, यहाँ आरसीएफ कोच बनते हैं या आईसीएफ कोच बनते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आईसीएफ आरसीएफ कोच की कुल चौड़ाई कितनी होती है। तो आईसीएफ आरसीएफ कोच की जो चौड़ाई होती है वो 3245 mm होती है, और वहीं पे अगर हम बात करें एलएचबी की, तो एलएचबी की होती है 3240 mm। अगर वो एलएचबी की चौड़ाई पूछता है तो आपका आंसर होगा 3240 mm। और यहाँ एलएचबी की पूछा नहीं है, यहाँ सिर्फ आईसीएफ आरसीएफ की पूछा है, तो आईसीएफ आरसीएफ की 3245 mm हो जाएगी, और यहीं पे यदि वो एलएचबी की पूछ लेता तो 3240 mm हो जाती, 3240 mm हो जाती। तो आपको हमेशा जब स्टडी करनी है वो आईसीएफ आरसीएफ कंपैरिजन एलएचबी करना है, ताकि आपको एलएचबी कोच की भी लंबाई चौड़ाई ध्यान रहे और आईसीएफ आरसीएफ की कोच की भी लंबाई चौड़ाई ध्यान रहे। तो हमेशा आपको आईसीएफ आरसीएफ वर्सेस एलएचबी लेके चलना है। तो यहाँ ओवरऑल विड्थ चौड़ाई ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोचेज, तो ये आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपके पेराम्बूर चेन्नई में है, और ये जो आरसीएफ है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। दोनों ये आपके रेल कोच बनाने का काम करती है। और ये आईसीएफ आरसीएफ कोच आजकल मार्च 2018 से आरसीएफ ने मार्च 2018 से आरसीएफ ने आईसीएफ आरसीएफ कोच बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि अब एलएचबी का जमाना है। तो अब ये, और इनकी जो आईसीएफ आरसीएफ जो कोच की कंडम करने की जो सीमा है, वो पहले 25 साल पे ये कोच कंडम कर दिए जाते थे। अब इनका रेलवे बोर्ड का लेटर आ गया है कि इनको 20 साल पे कंडम कर दो। तो ये 20 साल पे अब कंडम किए जा रहे हैं, क्योंकि अब
भारतीय रेलवे को LHB कोच दौड़ाने हैं पटरियों पे। तो ये आप इतना ध्यान रखेंगे। जो आरशेप कपूरथला है उसने अपना प्रोडक्शन आरशेप का बंद कर दिया है मार्च 2018 से। अब ओनली LHB की हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, तो यहाँ जो इन्होंने विड्थ पूछी है, तो विड्थ आपके यहाँ 3245 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो 3245 हो जाएगा। और वो यहीं पे अगर वो LHB की पूछता तो आपका आंसर 3240 mm हो जाता। नेक्स्ट है द वेट ऑफ द बॉक्स एंड वैगन इज। यहाँ बॉक्स एंड वैगन का टेयर वेट पूछा है, यानी खाली का वजन पूछा है। तो खाली का आपका 23.2 टन होता है। खाली बॉक्स एंड वैगन का 23.2 टन होता है। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये प्रश्न पत्र है, इसीलिए मैंने इसको स्थान दिया है। तो अंग्रेजी वाले भी बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ के समझते हैं और हिंदी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। विवादित स्थिति में अंग्रेजी वर्जन ही मान्य होता है, तो आप अंग्रेजी वर्जन को जरूर देखें। यदि कोई प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है हिंदी में, तो आप अंग्रेजी वर्जन को ही प्रमुखता दें, उसी का आंसर माना जाएगा। तो द टेयर वेट ऑफ द बॉक्स एंड वैगन इज तो 23.2 टन होता है। तो ये जो बॉक्स एंड वैगन का जो खाली टेयर वेट होता है, टेयर वेट खाली वेट जो होता है वो 23.2 टन होता है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और ये तो सुपरहिट प्रश्न है साथियों, ये तो ऑलराउंड प्रश्न है, इसको तो आप रट लीजिएगा। ये आपको लगभग आता ही रहेगा। पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या है, तो वो WCB है। यहाँ जो पेंट्री कार का होता है वो WCB होता है, याद रखिएगा। और यहाँ जो आपका RA है, RA ये प्रशासनिक कोच होता है। RA प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कोच होता है ये RA। तो RA को आप हमेशा ध्यान में रखना है, एक WCB को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और एक आपके होता है ART, एक होता है आपके ART, एक होता है ARMV और एक होता है ARME और एक होता है आपके SPART। तो यहाँ पे आपको सब ध्यान रखना है। ये जो पेंट्री कार्ड का ट्रांसपोर्टेशन कोड्स ऑफ द पेंट्री कार इज, तो पेंट्री कार का जो ट्रांसपोर्ट कोड होता है वो WCB होता है। ये बहुत सुपरहिट प्रश्न है, ये बार बार रिपीट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मैंने ART बताया वो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। और ये जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होता है। और ये जो ARME है ये एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है। और ये जो स्पार्ट होता है ये सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। तो इससे जो रिलेटेड है आपको ये सारे ध्यान में रखना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे पेंट्री कार का पूछा था, तो हमने पेंट्री कार का WCB ले लिया। अब यहाँ है कि ये C क्लास ODC कब मूव करता है, तो ये डे लाइट में करता है, ये डे लाइट में करता है, ये आपको ध्यान रखना है। C क्लास ODC शैल बी मूव ड्यूरिंग, तो ये डे लाइट में है। ऑप्शन A इज करेक्ट, 5 में ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कोचिंग स्टॉक का शेड्यूल A का अवधि क्या है, तो जो आपके कोचिंग शेड्यूल जो A का अवधि है वो 1 माह प्लस माइनस 3 दिन है। कोचिंग A का शेड्यूल आपके जो है A का शेड्यूल जो है वो 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज है। और यहीं पे यदि वो आपको B का पूछ ले तो B के लिए 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज है। और यहीं पे अगर वो आपको C का पूछ ले तो उसके लिए 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज है। और यहीं पे यदि वो आपको पूछ ले फिर इसके बाद आयोच हो जाता है, C के बाद आयोच हो जाता है जो कि 9 मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है, उसमें प्लस। और फिर पीओच होता है,
वो आपके 18 मंथ का होता है। तो ये मैंने कंप्लीट पूछ लिया, चाहे वो शेड्यूल ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, आईओज का पूछे तो इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग तो ये 9 मंथ होता है। पीओज पीरियोडिक ओवरऑलिंग, पीरियोडिक ओवरऑलिंग ये 18 मंथ यानी 1.5 साल। ये आईओज 9 महीना, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग ये 9 मंथ होता है। और ये जो शेड्यूल पूछा है ए का होता है 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, और बी शेड्यूल होता है 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, और सी शेड्यूल होता है वो आपके 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज होता है। तो ये आपके कंप्लीटली पूरा, अब इसमें से वो कहीं भी पूछे, चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, चाहे आईओज का पूछे, चाहे पीओज का पूछे, आपके सारे प्रश्न इससे रिलेटेड तैयार हो गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 है। 7 में हम देख लेते हैं, निम्न में से किस स्टॉक का आरओ शेड्यूल 20 माह से में नहीं होता है। यहाँ आरओज की बात पूछ रहा है साथियों। आरओज का मतलब रूटीन ओवरहॉलिंग, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक डज नॉट हैव द आरओज रूटीन ओवरहॉलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 मंथ्स। तो ये बॉक्स एन आपका करेक्ट है, इसका 24 मंथ में नहीं होता है रूटीन ओवरहॉलिंग। तो यहाँ पे आपका जो बॉक्स एन है, आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉक्स एन। क्योंकि जो इसका नवनिर्मित का जो पहला पीओच होता है वो 6 ईयर पे होता है, और फिर उसके बाद ये 4.5 साल के अंतराल पे होता है। उसके बाद ये 4.5 साल के अंतराल पे होता है पीओच। यहाँ आरओज पूछा है रूटीन ओवरहॉलिंग, तो इसमें जो उन्होंने पूछा है प्रश्न का 24 माह में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो BCCNR है इसका आरओ 24 में होता है। बॉक्स एंड LW इसका भी आपका 24 मंथ में होता है। BOBRN का भी 24 मंथ। यहाँ जो बॉक्स एन है इसका 24 माह में नहीं होता है। प्रश्न संख्या 8 है, ये बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाई, तो ये CRS होता है आपके। पैसेंजर गाड़ी दुर्घटना में मानव जान माल हानि होने से जांचकर्ता कौन है। तो वो जो जांचकर्ता होता है आपका, वो आपका CRS होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ऑप्शन बी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। CRS यहाँ आपका आंसर आएगा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। यहाँ DRM नहीं आएगा, सीनियर DME नहीं आएगा, और PCME का तो यहाँ सवाल ही नहीं है। प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, डिवीजन रेल मैनेजर और सीनियर DME, तो ये तो आएंगे नहीं। यहाँ CRS आएगा, चीफ यहाँ जो CRS है वो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये जो 9वां प्रश्न है, जो 9 नंबर प्रश्न है, व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST अल्ट्रासोनिक टेस्ट। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट। UST का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, जो ये कि इंटरनल क्रैक्स के लिए किया जाता है, आंतरिक दरार के लिए किया जाता है, अंदरूनी क्रैक के लिए किया जाता है, ये आप सभी समझते होंगे। और इसमें एक होता है जाइगलो टेस्ट, वो बियरिंग क्रैक के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरनल क्रैक है उसके लिए UST किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पूछा है व्हाट डिफेक्टिव इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट, तो इंटरनल क्रैक्स के लिए किया जाता है। UST इंटरनल क्रैक्स के लिए किया जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। UST के दौरान किस खराबी की जांच की जाती है, तो अंदरूनी क्रैक की जांच की जाती है, ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है आपका कोचिंग ट्रेन के कंट्रोलर रिजर्वायर में कितना प्रेशर होता है। कोचिंग ट्रेन के कंट्रोलर रिजर्वायर में, यानी कंट्रोल रिजर्व यानी CR। तो यहां मैं आपको बता दूं, ये कभी भी CR के मामले में आप कंफ्यूज मत होना, ये कोचिंग में भी इतना ही होता है, 6 लीटर होता है, और ये आपके
गुड्स में भी 6 लीटर होता है। तो आपको हमेशा CR का जो प्रेशर पूछता है वो हमेशा कभी भी व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन्स, तो कभी भी अगर ये CR की कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन्स की बात करता है तो हमेशा 6 लीटर आप इसमें ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई नोट्स और किताबों में कोचिंग के लिए 9 लीटर दे रखा है, 9 लीटर दे रखा है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कोचिंग में भी 6 लीटर लगाइएगा और गुड्स में भी 6 लीटर लगाइएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ये यहाँ बहुत सीरियसली ध्यान रखना है आपको, 6 के आगे kg/सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ ध्यान रखना है इकाई में। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन्स, तो ये आपका 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंगल कार टेस्टिंग किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है, तो ये आयोज में आता है, इंटरमीडिएट और होलिंग में आता है सिंगल कार टेस्टिंग, ये आपके आयोज में आता है। ऑप्शन ए 11 में ऑप्शन ए। अंडर विच शेड्यूल सिंगल कार टेस्ट, यहाँ पूछा भी जाता है SC सिंगल कार टेस्ट, तो ये सिंगल कार टेस्ट किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है, ये आयोज में आता है आपके, ये आयोज में आता है। ए शेड्यूल में नहीं आता है, ये बी शेड्यूल में भी नहीं आता है, सी में भी नहीं आता है, आयोज में आता है, जो कि आपके 9 मंथ पे किया जाता है। आयोज कब किया जाता है, 9 मंथ पे किया जाता है। और पीओच आपके जो किया जाता है वो 18 मंथ पे किया जाता है, पीओच जो किया जाता है वो 18 मंथ पे किया जाता है। और यहाँ ए शेड्यूल करा तो ए शेड्यूल आपके 1 मंथ +- 3 डेज है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। और उसके बाद जो बी शेड्यूल है वो आपके 3 मंथ्स +- 60 डेज होता है। और इसके बाद जो सी शेड्यूल होता है, सी शेड्यूल के लिए आप 6 मंथ +- 15 डेज होता है, +- 15 डेज होता है। मैंने ये 2 बार आपको यहाँ वीडियो में बता दिया। चलिए 12 में चलते हैं। ICF कोच में स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेज है, तो ये जो आपके पैकिंग पीसेज हैं ये 13, 26, 38 और आपके 48 होता है, 13, 26, 38 और 48 होता है। तो यहाँ पे जो 13, 26, 38 और 48 होता है, तो यहाँ पे जो दिया है वो आपके 13, 14, 26 दिया है, तो 13, 14, 26 कभी भी नहीं होता, 13 और 26 होता है, तो ये 14 कभी भी नहीं होता, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा पहला। दूसरा इसमें दिया है 13, 22, 28, तो 13 तो होता है लेकिन 22 और 28 कभी भी नहीं होता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर दिया है 13, 26, 48, तो 13 भी है, 26 भी है और 48 भी है, तो यहाँ 38 की तो खैर कोई रोल ही नहीं आ रहा, 38 को तो ये ले ही नहीं रहे ऑप्शन में, और तो ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया है 22, 26 और 32, तो 26 तो होता है, 22 नहीं होता है और 32 नहीं होता है, तो यहाँ जो सही वो है आपके जो पैकिंग पीसेज होते हैं वो 13, 26, 38 और 48 होते हैं। ये होते हैं, और इनकी जो होती है वो आपके 13, 26, 38 और 48, हाँ सही है। यहाँ 38 को नहीं लिया गया है, इनमें से जो पैकिंग पीसेज के टुकड़े हैं तो उन्होंने 3 के आधार पे ही पूछा है, तो 3 के आधार पे 13, 26 और 48 हो जाएगा, क्योंकि 13 यहाँ आ रहा है, 26 यहाँ आ रहा है, 48 यहाँ आ रहा है, तो 12 में सी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ये एक पैकिंग पीसेज का प्रश्न जरूर आता है साथियों, तो इसको रट लीजिएगा। ये आपके चलता है, ये चलता है आपके 864 तक चलता है, और ये 864 से आपके यानी 863 से ये चलता है 840 तक, और ये चलता है आपके 840 से 820 तक, और ये 820 से
ब्लो हो जाता है नीचे, ब्लो 864 टू 800 कुछ इस तरह से है, ये 889 से 864 तक है, फिर 863 840 तक है, फिर 39 से 820 तक, और ये 820 से नीचे है ब्लो। तो यहाँ पे जो पूछा है इन्होंने वो पूछा 13 26 38 48, तो यहाँ 13 26 48 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा प्रश्न 13 व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, तो ये 4 डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए आता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये डायरेक्ट प्रश्न आता है आपके मैनिपुलेटर का उद्देश्य क्या है, तो ये 4 डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए है, इसको रट लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत मैक्सिमम बार रिपीट होता है। यहाँ पूछा लेटरल मूवमेंट्स ऑफ व्हील कंट्रोल्ड बाई, यानी कि व्हीलों का पार्श्व मूवमेंट किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो वो एक्सल गाइड के द्वारा कंट्रोल होता है, एक्सल गाइड के द्वारा कंट्रोल होता है। और ये आपके एक्सल गाइड ऑप्शन ए में है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ये टेक्निकल पंपलेट है जो अलग अलग हैं, इसमें जो टेक्निकल पैम्पलेट हैं वो आपके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो कौन सा टेक्निकल पैम्पलेट पूछा है वो अपन देख लेते हैं, जिसमें केसनक बोगी और दोहरा पाइप वाले एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में बताया, तो ये G70 है, G70। विच RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज refer to find instruction of box and wagon fitted with केसनक बोगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, तो ये G70 है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये, और यहाँ जो साइड में G90 है और जो 92 एयर ब्रेक के लिए है, G95 केसनक बोगी के लिए है, और आपके G जो 86 है वो BP10 के लिए है। तो ये भी आपको एक अलग से ध्यान में रखना है। RDSO का कौन सा टेक्निकल पैम्पलेट में केसनक बोगी का निरीक्षण या मरम्मत के बारे में है, तो वो G95 है, ये यहाँ दिया हुआ था G95 केसनक बोगी के बारे में, तो ये G95 है आपका, यानी कि विच RDSO टेक्निकल पंपलेट इज रिफर्ड टू फाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ केसनक बोगीज, तो इसके लिए आपका G95 आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या जो 17 है वो देख लेते हैं। बॉक्स एंड वैगन में अधिकतम कितने डायमीटर का चक्का चलाया जाता है, तो बॉक्स एंड वैगन में जो एकदम नया होता है, न्यू चक्का होता है, वो 1000 mm का होता है। बॉक्स एंड वैगन में 1000 mm का होता है। 906 को 906 mm पर इसको कंडम कर दिया जाता है, जो कंडम साइज है वो 906 है। बॉक्स एंड वैगन की बात हो रही है साथियों। अगर यहाँ हम LHB की बात करें तो LHB में जो नया चक्का लेते हैं वो 915 mm का लेते हैं, और उसमें जो कंडम होता है, कंडम के लिए LHB के लिए 845 mm है, लेकिन अब इसको 855 कर दिया गया है। फिर भी आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है, अगर ऑप्शन में 855 है तो 855 लगाना है, और 855 नहीं है 845 है तो 835 लगाना है। और LHB का जो 100 पीसू साइज है वो आपके 842 mm है, वो आपके 842 mm है। और यहीं पे यदि हम RCF ICF की बात करें, RCF और ICF की बात करें, तो ICF RCF में जो नया चक्का लगाया जाता है वो 915 mm का लगाया जाता है, और कंडम की बात करें तो वो 825 होता है, 825 mm होता है। और 100 पीसू साइज की बात करें, 100 पीसू साइज 837 mm होता है, 100 पीसू साइज 837 mm होता है। और यहाँ अगर चलिए ये आपकी साइज आ गई, 100 पीसू के लिए 837 mm है, और कंडम के लिए ICF RCF 825 mm है, और नए के लिए 915 mm है। और LHB में भी जो नया चक्का लगाते हैं वो 915 का ही होता है, 845 पे कंडम करते हैं, और अभी 855 आ गया है, तो कई जगह पे 855 करता है। लेकिन परीक्षा में आपको ध्यान रखना है, यदि ऑप्शन में 855 दिया हुआ है तो 855 मानना है, और 845 दिया है तो 845 मानना है। और इसका जो शॉप इशू साइज होता है LHB का वो 842 mm होता है। तो यहाँ बॉक्स एंड वैगन की बात कर रहा था, तो बॉक्स एंड वैगन में नया चक्का जो चलाया जाता है वो 1000 mm का चलाया जाता है, और 906 mm है जो आपके कंडम का साइज है। तो यहाँ नए का पूछ रहा है, इसलिए 17 में ए आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज, तो ये 1000 mm हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है,
बॉक्स एंड वैगन में न्यूनतम कितने डायमीटर का चक्का चलाया जाता है? तो न्यूनतम का मैंने बताया 906 mm, तो यहाँ आपका 906 mm आ जाएगा आंसर, यानी 18 में सी आंसर। अंग्रेजी देख लेते हैं एक बार। मिनिमम डायमीटर्स ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्स एंड वैगन ड्यूरिंग सर्विसेज, तो ये आपके 906 mm कंडम का जो साइज है वो 906 है। और वहीं LHB की बात करें तो LHB में आपका कंडम का 845 है। यदि 855 ऑप्शन में दिया है तो 855 करना है। और वहीं ICF RCF की बात करें तो नए के लिए 915 और कंडम के लिए 825 है। अगर 100 पीछू साइज पूछता है तो 837 mm है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? व्हाट इज द वियर लिमिट ऑफ वाइड एंड नैरो जॉ अडेप्टर क्राउन सीट, तो वो 3.5 mm होता है आपका। वियर लिमिट वाइड नैरो जॉ अडेप्टर क्राउन सीट का कितना होता है? तो वो क्राउन सीट का पूछ रहा है, अडोप्टर क्राउन सीट लिमिट, वियर लिमिट पूछ रहा है, वियर लिमिट। तो यहाँ वियर लिमिट आपकी हो जाएगी 3.5 mm, यानी 3.5 mm का मतलब है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है, H टाइप CBC टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी नकल होती है। ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये जो प्रश्न है आपका ये होता है बिल्कुल, कई बार ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि आपके व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफलर कपलर, तो ये नकल होता है, इसको रट लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। H टाइप CBC टाइप लॉक सेंटर बफलर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी क्या है? तो वो नकल होती है। चलिए प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं हम। ड्राफ्ट गियर का अधिकतम स्वीकार फ्री स्लेक कितना होता है? तो यहाँ एक बार अंग्रेजी देख लेते हैं। द मैक्सिमम परमिशिबल फ्री स्लेक इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विस इज, तो ये आपके 25 mm होता है, 25 mm। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 20 में सी। ड्राफ्ट गियर की अधिकतम स्वीकार फ्री स्लेक कितना होता है? तो 25 mm होता है। मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों के हिसाब से चल रहा हूं और दोनों के हिसाब से ही बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान नहीं हो। प्रश्न संख्या 22 है, द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, तो हाई कैपेसिटी के लिए RF 361 आ जाएगा। RF 361 है जो हाई कैपेसिटी वाले ड्राफ्ट गियर हैं, ये ड्राफ्ट गियर हैं RF 361। MK 50 भी ये भी ड्राफ्ट गियर ही है, लेकिन ये यहाँ पे हाई कैपेसिटी का पूछ रहा है, तो हाई कैपेसिटी के लिए RF 361 आ जाएगा। द RF 361 RF 361 द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, तो RF 361 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उच्च क्षमता वाले ड्राफ्ट गियर हैं तो ये RF 361 आपका करेक्ट आंसर है, 22 में ए। फुल सर्विस एप्लीकेशन में ब्रेक पाइप से कितना प्रेशर ड्रॉप करते हैं? फुल सर्विस एप्लीकेशन में, तो यहाँ फुल सर्विस एप्लीकेशन में पूछ रहा है साथियों, तो यहाँ आपका आएगा यहाँ आपका आंसर आएगा ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप्स। फुल में पूछा है, एक होता है इमरजेंसी, एक होता है सर्विस एप्लीकेशन, एक होता है मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन। तो ये जो 1.5 है ये फुल सर्विस एप्लीकेशन में होता है, और एक होता है इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन, एक होता है सर्विस एप्लीकेशन, एक होता है मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन। तो फुल सर्विस में 1.5 से 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप्स, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं फुल सर्विस एप्लीकेशन की, तो 1.5 से 1.5 फुल आ जाएगा, यानी 1.5 फुल आ जाएगा। यानी मैं बताता हूँ ये कैसे सोल्व होगा। जो प्रश्न संख्या 23 है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा, इसको इस तरह से याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें 4 होते हैं,
एक होता है मिनिमम एप्लीकेशन, दूसरा होता है सर्विस एप्लीकेशन, तीसरा होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन और चौथा होता है इमरजेंसी एप्लीकेशन। तो यहाँ मिनिमम एप्लीकेशन नहीं पूछा है, यहाँ सर्विस एप्लीकेशन भी नहीं पूछा है, यहाँ फुल सर्विस एप्लीकेशन पूछा है और इमरजेंसी एप्लीकेशन भी नहीं पूछा है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं, ब्लैक बोर्ड यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ मिनिमम एप्लीकेशन की बात करते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन, तो मिनिमम जो एप्लीकेशन होता है वो होता है आपके 0.5 से 0.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आपका पहला हो गया मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन। दूसरा जो आपका होगा वो होगा सर्विस एप्लीकेशन। सर्विस एप्लीकेशन होगा, वो होता है आपके 0.8 से 1.0 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है आपका फुल सर्विस एप्लीकेशन। उसके बाद होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन, उसके बाद होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन। तो वो होता है आपके 1.0 से 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो आपका चौथा होता है वो होता है इमरजेंसी एप्लीकेशन होता है। इमरजेंसी एप्लीकेशन होता है, तो इमरजेंसी एप्लीकेशन होता है आपके 1.5 से 3.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है फुल सर्विस एप्लीकेशन। तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए यहाँ हो जाएगा 1.0 से 1.5 kg। तो यहाँ 1 पॉइंट फुल हो जाएगा, तो ये 1.0 से 1.5 kg। तो यहाँ हम ऑप्शन डी ले लेंगे, यहाँ अपन ऑप्शन डी ले लेंगे। तो ये था इसका आंसर। तो 23 में आपके ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए 1.5 kg ले लेंगे। अगर वो मिनिमम पूछता तो 0.5 से 0.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता। यदि वो सर्विस एप्लीकेशन पूछता, ओनली सर्विस एप्लीकेशन, तो 0.8 से 1.0 kg होता। और यहाँ उसने फुल सर्विस एप्लीकेशन पूछा, इसलिए 1.0 से 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और यदि वो इमरजेंसी एप्लीकेशन पूछता तो यहाँ 1.5 से 3.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता। तो ये था आपका इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अब यहाँ कचरा हो गया है, बोर्ड साफ कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ बोर्ड साफ कर लेते हैं अपन, ब्लैक बोर्ड है ये साथियों अपना, इसको साफ कर लेते हैं। साफ कर लेते हैं इसको साफ कर लेते हैं। आपके समझाने के चक्कर में, लेक्चर देने के चक्कर में ये भर गया, नहीं तो आपको सीधे सीधे आंसर भी बता सकते थे। लेकिन 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 साथियों ये कचरा भी साफ कर देते हैं अपन। डस्टर अपना काम तो करता रहा है लेकिन धीरे कर रहा है ये डस्टर काम। चलिए ये आपका काम हो गया। अब चलते हैं हम। तो यहाँ अपन कौन सा उत्तर लेंगे, यहाँ पे अपन यहाँ ये 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, यानी 23 में डी ले लेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है सिंगल कार टेस्टिंग SCT। सिंगल कार टेस्टिंग में एयर लीकेज की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, तो ये आपका हो जाएगा 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट आ जाएगा यहाँ, यानी कि चॉइस में सी ऑप्शन ये। तो चलिए साथियों 25 की बात करते हैं। 25 यहाँ क्या करा है, SAB किस में फिट होता है। स्लेक जो SAB होता है आपका इज फिटेड ऑन, तो ये किस में
फिट होता है। तो ये होता है आपके पहला दे रखा है यहाँ एंड पुल रोड, और दूसरा दे रखा है यहाँ, दूसरा दे रखा है आपके मेन पुल रोड, तीसरा देखा है कंट्रोल रोड, चौथा दे रखा है डेड इक्वलाइजिंग लीवर। तो ऐसे भी आपके यहाँ फिट होता है। स्लैक एडजस्टर ब्रेक इज फिटेड ऑन मेन पुल रोड, कंट्रोल रोड नहीं, ये सही है, मेन पुल रोड ही आएगा, सही है। तो यहाँ मेन पुल रोड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी इज फिटेड ऑन मेन पुल रोड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और तो ये थे साथियों 25 प्रश्न, 25 तक हो गए। और इसमें हम राजभाषा के अलग से वीडियो बनाएंगे इसका, क्योंकि राजभाषा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए यूजफुल होता है। राजभाषा एक टॉपिक ऐसा है जो टेक्निकल में भी आता है और नॉन टेक्निकल में भी आता है। तो यहाँ 1 से 100 तक का हम अलग वीडियो बनाएंगे और 10 राजभाषा का अलग से बनाएंगे। तो इसको 33 तक ले लेते हैं, तो ये फिर 3 पार्ट में बन जाएगा। ए डायमेंशन मापते हैं तो कंट्रोल रोड हेड से बैरल फेस। ए डायमेंशन इज मेजर्ड फ्रॉम कंट्रोल रोड हेड टू बैरल फेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ए डायमेंशन मापते हैं तो ये कंट्रोल रोड हेड से बैरल फेस में मापते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 27 लेते हैं। एयर ब्रेक वैगन में कंट्रोल रोड का डायामीटर क्या होता है? तो एयर ब्रेक वैगन में जो कंट्रोल रोड होती है उसका डायामीटर होता है आपके 32 mm, ध्यान रखिएगा 32 mm होता है, कंफ्यूजन इसको रट लीजिएगा। तो ये 32 mm होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा है मालगाड़ी में कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितना है? तो ये मैंने आपको बताया, चाहे गुड्स हो, ये आपके इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे गुड्स हो तो भी 6 लीटर लगाना है आपको, और ये यदि पैसेंजर है तो भी आपको उसमें 6 लीटर लगाना है। इसमें कहीं कोई गलती की संभावना नहीं है। कहीं से किताबों में इधर उधर से पढ़ लो कि कोचिंग का 9 होता है सर, 9 लीटर नहीं होता, 6 ही होता है, कोचिंग का भी मालगाड़ी का भी 6 ही होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन? तो गुड्स में भी 6 ही आएगा और पैसेंजर में भी 6 ही आएगा। आप ये मत करना कि पैसेंजर में 9 लीटर आता है, गलत है, वो किताबों में कई जगह 9 लीटर दे रखा है, गलत है। ये दोनों में 6 लीटर होता है, दोनों में 6 लीटर आता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होएगा, कभी भी 6 लीटर ही मारिएगा। चलिए 29 है। दोहरा पाइप सिस्टम में एक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर कितना होता है? दोहरा पाइप सिस्टम में एक्सिलरी रिजर्वायर का AR का, तो ब्रेक पाइप का होता है आपके 5 kg, ब्रेक पाइप का होता है आपके 5 kg, और फीड पाइप का होता है 6 kg, 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ AR का पूछा है तो AR का भी आपके 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 30 है। सीसी रेक का BPC प्रदान करने वाला स्थान से ब्रेक पावर कितना होना चाहिए? तो वो 100% है साथियों। ये जो सीसी रेक है, क्लोज सर्किट रेक, सीसी रेक, ये जो सीसी रेक है ये क्लोज सर्किट रेक होता है, और इसका जो BPC होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, वो ब्रेक पावर के प्रतिशत पूछ रहा है, ब्रेक पावर प्रतिशत, तो 100% होता है। आंख मीच के मार दीजिएगा और रट भी लीजिएगा। यहाँ 2 होते हैं, सीसी रेक होता है और एक प्रीमियम रेक होता है, और दोनों का BPC पूछ सकता है वो। तो आपको CCC के लिए 100% मानना है, और प्रीमियम रेक के लिए आपको 90% मानना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो 100% है, तो यहाँ आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रेक क्लोज सर्किट रेक फ्रॉम BPC, BPC होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, इशू पॉइंट इज, तो ये 100% हो जाएगा। और यहीं पे अगर वो प्रीमियम रेक का पूछता तो 90 हो जाता। 31वां है BVZC का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? तो BVZC का, BVZC ये वैगन है साथियों, इसका 70 mm ±10, यानी कि मैक्सिमम इसका 80 हो सकता है, 80 mm हो सकता है, और मिनिमम 60 mm हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये 70 mm ±10 है, तो ये कि आपके ऑप्शन बी में है। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BVZC वैगन? तो ये 70 mm ±10
10 mm हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 32 है, BOBR वैगन का ए डायमेंशन कितना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार आता भी है। BOBRN ये वैगन है, इसका इसने वैगन का ए डायमेंशन पूछा है। तो ए डायमेंशन जो इसका होता है वो होता है 27 प्लस 2 और -0 mm। यहाँ पे ये चीजें जरूर याद रखा कीजिए साथियों, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम। तो 27 प्लस 2 -0 mm, तो ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए डायमेंशन ऑफ द BOBRN वैगन इज BOBRN, तो ये 27 प्लस 2 -0 mm राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस सेट में हम ये 33वां प्रश्न लास्ट ले रहे हैं, 3 टुकड़ों में इसको करेंगे। एग्जामिनेशन यार्ड में एयर ब्रेक स्टॉक कितने घंटे से ज्यादा रुकने से इनवैलिड होता है। तो वो 24 घंटा दे रखा है एक दिन, यानी 24 घंटा। यार्ड में एयर ब्रेक स्टॉक कितने घंटे ज्यादा रुकने में इनवैलिड होता है, तो 24 घंटा है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इन एयर ब्रेक स्टॉक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट BPC become invalid if the rake is stable if any examination yard for more than तो 24 hours, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें इतना ही लेंगे। उसके बाद LHB का प्रश्न आ रहा है, वो हम अगले प्रश्न पत्र में बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय रेलवे, जय हिंद।